आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज ये जो पहला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। पंजाब में तो कोई ऐसा मैंने एग्जाम नहीं देखा जिसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव में से क्वेश्चन आया हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आज का ये लेक्चर सुनने के बाद आपका जो है इंडक्टिव डिडक्टिव के हवाले से जो भी अभाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि इंडक्टिव अप्रोच डिडक्टिव अप्रोच क्या है। मैं आपको याद रखने के लिए अगले दिन भी जब ये हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात की थी तो मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दी थी। यहाँ भी मैं आपके पहले एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ ताकि हमारे जहन में माइंड में रहे। फिर इसको हम रियल सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, एक टीचर आपको पढ़ाने के लिए आता है। वो टीचर आते साथ ही क्लास में पहले आपको रूल्स यानी वो टॉपिक बताता है, टॉपिक की थ्योरी पढ़ाता है। फिर उस थ्योरी के मुतालिक एग्जाम्पलें बताता है एक टीचर वो। और एक दिन एक टीचर ऐसा है वो आता है, पहले आपको एग्जाम्पलें बताता है, मिसालें देता है, और उसके बाद वो असूलों की थ्योरी की तरफ आता है। दो टीचर, जिस टीचर ने आपको पहले आके क्लास के अंदर मिसालें दी, मिसालों के जरिए बात को वाजे किया, उस टीचर को हम कहेंगे कि ये इंडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, ये क्या अप्रोच है? इंडक्टिव। जिसने पहले हमें मिसालें दी हैं, पहले उसने इधर उधर की बातें की हैं, और उसके बाद वो हम असल मुद्दे पे आया है और फिर उसने टॉपिक पढ़ाया है, तो ये ऐसा उस्ताद जो होगा वो हमारे लिए इंडक्टिव टीचर होगा। और ऐसा उस्ताद जो आया है और आते साथ ही उसने पढ़ाना शुरू कर दिया है, और आते साथ ही उसने थ्योरी पढ़ाई पढ़ानी शुरू कर दी, जो टॉपिक है उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। और वो थ्योरी पढ़ाने के बाद वो एग्जांपल उसने बताई है कि इसकी ये एग्जांपल है। ऐसे उस्ताद को हम डिडक्टिव कहेंगे कि उसकी इस उस्ताद की अप्रोच जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है। चलिए हम इसको याद रखने के लिए वो यहीं पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये मुझे हिंट दिया कि डीजी खान। ये अगर आप ध्यान में रख लेंगे, मेरा तो खैर कुछ और था आइडिया पहले इसको याद करने का, तो अगर आप ये भी याद रख लें तो आपको ये डीजी खान जैसे वो डिस्ट्रिक्ट है, तो डी स्टैंड फॉर डिडक्टिव और जी स्टैंड फॉर जनरल। यानी डीजी के जो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है डिडक्टिव की, जनरल टू स्पेसिफिक। और जो इंडक्टिव है उसकी स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक से मुराद यहाँ मिसालें हैं और जनरल से मुराद यहाँ पे असूल हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रख लेना। फिर हम देखते हैं इंडक्टिव अप्रोच जो होती है डाइवर्जेंट इन नेचर होती है, जिसके ऊपर हमने पहले दिन बात की। डाइवर्जेंट से मुराद है कि आपको एक मसला है और उस मसले के मुतालिक आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये जो आपकी अप्रोच होगी इसे डाइवर्जेंट बोलेंगे। डाइवर्जेंट यानी बहुत ज्यादा फैलने वाला, बहुत ज्यादा जो है आपके पास अगर किसी चीज के सोल्यूशन होते हैं, तो ये वाली अप्रोच हमारी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। फिर इंडक्टिव के अंदर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट कहते हैं वो चीज जो हमारे सामने मौजूद होती है, यानी कंक्रीट वो जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो उस्ताद जब आपको पढ़ा रहा होगा ऐसी रियल लाइफ के एग्जांपल देगा जिन चीजों को आप जो है वो टच कर सकते हैं, जिन चीजों को आप देख सकते हैं। तो कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जो हमारे तखयलात में होती है, ख्यालों में होती है, जो सामने हमारे मौजूद नहीं होती, लेकिन हम सोचते हैं और हम उस चीज का तक जो है वो पहुंचते हैं। तो वो हमारी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जो इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव मेथड, ये तीन चार इसको टर्म, एक कहते इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और इंडक्टिव रिसर्च भी कह सकते हैं। बस लफ्ज इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने याद रखना है। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, डाइवर्जेंट होगी पहले, डाइवर्जेंट इन नेचर है, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसके बिल्कुल उलट जो है वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव के अंदर जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले रूल्स बताए जाएंगे, फिर उसकी मिसालें दी जाएंगी। इसके अलावा डिडक्टिव जो है वो कन्वर्जेंट इन नेचर है, यानी अगर आपको पास बहुत सारे यानी ऑप्शन हैं, उनमें से आप एक ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो इससे हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। उस पे कोई डॉक्टर फाइन वेबसाइट। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन जिसको कोई सवाल करना होगा तो वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकेगा, ताकि शोर ना हो, मैं इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, कन्वर्जेंट इन नेचर से मुराद ये है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आना, यानी आपके पास कोई मसले के बहुत सारे सोल्यूशन थे और किसी एक यानी जो डिडक्टिव अप्रोच है ना, ये बात करते हैं कंक्लूजन की, तो जल्दी से जो है कंक्लूजन नतीजा निकालें, ये नतज की बात करते हैं। जैसे हमने वो अभी एक बात की थी ना, कल पढ़ा था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लानेटरी रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी वो इंडक्टिव के अंदर आएगी, जो एक्सप्लानेटरी रिसर्च होगी वो डिडक्टिव के अंदर आएगी। एक्सप्लानेटरी में ऑलरेडी हुआ हुआ काम को उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो डिडक्टिव होगा।
और एक्सप्लोरेटरी चीजों को एक्सप्लोर करना, तो वो इंडक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। अच्छा, इंडक्टिव के अंदर क्या है, कंसेप्ट। वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टीचर पहले कंसेप्ट देगा, फिर रूल्स बताएगा। टीचर पहले हमें वो चीजें बताएगा जो हमें आती हैं, नॉन टू अननोन, यानी उस्ताद क्लासरूम में आया है, वो पहले वो चीजें बताएगा जो हमें आती हैं, उसके बाद उन चीजों की तरफ जाएगा जो हमें नहीं आती। यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन हो रही होगी उस क्लासरूम के अंदर, इंडक्टिव टीचर जो होगा या इंडक्टिव अप्रोच जब हमारी यूज हो रही होगी, तो वो ओपन एंडेड होगी। यानी वहां पे यानी खुलम खुला बात है, ओपन एंडेड ऐसे। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड मतलब आप जानते होंगे, जो हमारे शार्ट क्वेश्चन होते हैं हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, और ओपन एंडेड वो होते हैं जहां हम अपने अल्फाज के अंदर चीजों की वजाहत करते हैं। ओपन एंडेड खुला मैदान होता है हमारे पास। तो जो इंडक्टिव है ये ओपन एंडेड अप्रोच है, जबकि डिडक्टिव हमारे पास ये क्या है, क्लोज एंडेड अप्रोच है। और जहाँ पे जो क्लोज है, ये डिडक्टिव है, इसके अंदर उस्ताद जब आएगा तो पहले वो चीजें बता रहा होगा जो हमें नहीं पता, और फिर वो बताएगा कि जो हमें पता है, यानी वो इंडक्टिव के उलट हो गई बात। इसके अलावा इंडक्टिव को बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम अप से मुराद है जीरो से लेकर ऊपर जाना, यानी पहले कुछ आप जब, यानी एक उस्ताद आता है क्लासरूम में, इतना बेसिक लेवल से पढ़ाता है कि अगर क्लास का कमजोर तरीन बच्चा जो है, मैं क्लास की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। ये किसी सिचुएशन में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, कहीं पे भी ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये क्लासरूम की, मैं सिर्फ क्लासरूम की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें जो है ना वो माइंड के अंदर रह जाएं। बॉटम अप्रोच जहाँ पे हम जीरो से बिल्कुल वजाहत के साथ खुलम खुला चल रहे होते हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी चीज के, ताकि सबको इन चीजों का जो है वो पता चल सके। जबकि डिडक्टिव के अंदर टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि हम पहले वही असूल बता रहे होते हैं, पहले असल जो कंक्लूजन, जो प्रेडिक्टिव सोल्यूशन वो बता रहे होते हैं, फिर हम आते हैं बाकी उनकी तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास अस्सलाम सिंगल वालेकुम सोल्यूशन की बात सर। होती है। अच्छा, इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं कि वो प्रोबेबल सोल्यूशन, मैंने वो जैसे कहा कि आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, और जहाँ पे आप स्टूडेंट को नोटिस कर रहे होते हैं। और जबकि डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी टीचर आते साथ ही यानी वो बच्चों को ऑर्डर देना या जैसे पढ़ाना शुरू कर देता है। और टीचर का काम डिडक्टिव के अंदर, टीचर ने आते साथ ही किसी एक फाइनल सोल्यूशन के ऊपर जाना होता है, यानी जब जहां हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएं, जो बात नतीजे के ऊपर जहां पे खत्म हो, वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। जहां नतीजे श्योर न हो, नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो इंडक्टिव अप्रोच होती है। यानी यहाँ पे या तो हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता इंडक्टिव के अंदर। जब डिडक्टिव के अंदर हमारे पास जो है वो हमने कंक्लूजन, एट द एंड रिजल्ट, नतीजा जरूर निकालना होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इंडक्टिव के अंदर, यहाँ हम डीप कंसेप्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव के अंदर डीप कंसेप्ट की बात करते हैं, यानी वही वजाहत के साथ एग्जाम्पल टू फार्मूला, पहले एग्जाम्पल होगी फिर फार्मूला होगा। सब्जेक्टिविटी, यानी जहाँ अपनी राय का इजहार किया जा सकता है, सब्जेक्टिव इन नेचर। और इंडक्टिव जो है, इसके अंदर क्या, डिडक्टिव क्या होगा, तो वहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, फार्मूला टू एग्जाम्पल जा रहे होंगे। ऑब्जेक्टिविटी होगी, यानी अपनी राय शामिल नहीं होगी, बल्कि जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं, उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम जो है वो चीजों को लेकर चल रहे होंगे, अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करेंगे, उसे ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडक्टिव के अंदर हम न्यू नॉलेज को जब हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है, न्यू नॉलेज बनाना होता है, तो हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड। और जो डिडक्टिव होते हैं, इनमें हम प्रियर नॉलेज, जो हमारे पास पहले नॉलेज है, उसी की बुनियाद पे हम नतीजा निकालते हैं, और ये फैक्ट बेस्ड कहेंगे। इसके अलावा इंडक्टिव डिस्कवरी के अंदर यूज होती है, जब हम चीज़ों को इजादात करनी होती हैं, वहाँ जाहिर बात है हमें बड़े जीरो लेवल से और लॉजिकल रीजनिंग लेके चलना होता है। तो इसको, और ये जो डिडक्टिव होते हैं क्रैश कोर्स, जैसे आप, हम एक मंथ का हम सेशन हमारा चल रहा है, एक मंथ के सेशन में इतनी ज्यादा एजुकेशन का सिलेबस तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन क्रैश कोर्स की बात ये है कि हम वो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीसीएस के, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम हैं, उनके मुतालिक हमारी जो है इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये कह सकते हैं, वो ये बातें पहले हो चुकी हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी, चाइल्ड पहले कौन सा नॉलेज गेट करता है, इनको आगे हम जाने देते हैं। आप इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, ये रिसर्च का सवाल है, लेकिन ये आपके इसके पेपर में मैंने कभी आज तक नहीं देखा। रिसर्च की अप्रोच जब हम थीसिस कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेचुरल हमारे पास हर्डल होती हैं, यानी रिसर्च करते हुए। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो, यानी इसको हम, इस पर मैंने एक टर्म यूज करते हैं, एक होती है रिसर्च, रिसर्च की मजबूरी, और एक होती है रिसर्चर की मजबूरी। रिसर्चर की मजबूरी ये कि मैं ये नहीं कर सकता, ये यहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकता। और रिसर्च की मजबूरी है कि रिसर्च इतनी ज़्यादा, यानी मैं मिसाल के तौर पे कि मैं पूरे पाकिस्तान से
डाटा नहीं लिया जा सकता, यानी कहीं रिसर्च की मजबूरी, कहीं रिसर्चर की मजबूरी, लिमिटेशन डिलिमिटेशन, लेकिन इनको आप रहने दें क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च के लिहाज से अहमियत है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर बहुत सी वेरिएबल की टाइप्स मिल सकती हैं, जिसमें डिटेल में पढ़नी हो तो यहाँ 9 जो है वो टाइप्स मेंशन है इस वीडियो के, जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और जो वीडियो आपको यहाँ लिंक ऊपर पेज टाइप लिंक से आप जा सकते हैं। लेकिन हमने 3 वेरिएबल जो है वो हमने याद रखनी है। पहला हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा हम एक्स्ट्रानियस वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जो अपना इफेक्ट रखते हैं, जो जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी जिनको मैनिपुलेट, जिनकी वैल्यू कम ज्यादा की जा सकती है, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना असर रखते हैं, यानी जो चीजों को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे? जो वेरिएबल चीजों को तब्दील करने की सलाहियत रखते होंगे उन्हें बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो अपना एक असर रखते होंगे, जिनको जो रिसर्चर है वो कंट्रोल करके उसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि इसके मध्य मुकाबले के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का असर हो रहा होता है, जिसके अंदर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो तब्दीली करने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसके अंदर तब्दीली हो रही है, यानी जिसके ऊपर अफेक्ट, जो इफेक्टेड है, जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट का, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और इसको रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ नीचे मैंने टेबल दिया है, आपको शायद नजर आ रहा हो, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काज होती है और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिमुलस है, उसके मुकाबले में डिपेंडेंट वेरिएबल समझे रिस्पॉन्स है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टेड फ्रॉम और प्रेडिक्टेड टू, ये कहीं से प्रेडिक्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेटेड, यानी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर जो असर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर कितना यानी उस मैनिपुलेट से मुराद ये है कि उसके अंदर हम तब्दीली लेके आ सकते हैं। और जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर तब्दीली आ रही होती है, और वो जो तब्दीली आती है उसको मेजर करते हैं कि वो कितनी तब्दीली आएगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल की मैंने इंटरवीनियंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल, कंट्रोल, ये सारी वेरिएबल की टाइप्स दी हैं। अगर आप इनको देख लें तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ अपने जहन के अंदर ये रख लें, बाकी सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। असल चीज जो है आपने ये कहना है कि जब किसी वेरिएबल के ऊपर, जब किसी वेरिएबल के ऊपर, हमारे पास 2 वेरिएबल हमने बात की है कि इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट असर करने वाला, डिपेंडेंट जिसके ऊपर असर होता है। अब समटाइम यूं हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर असर तो हुआ है, पर वो असर इंडिपेंडेंट का नहीं हुआ, वो असर किसी और वेरिएबल का हुआ है। बात को समझ रहे हैं? यानी मिसाल के तौर पे इसको हम कोई एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि मैं क्लासरूम के अंदर मैं कहता हूँ कि डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ना, वो साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो मेरा है, जिससे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा यहाँ पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर असर होना है, जिनको मैं तब्दील करना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास वहां पे किया है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं उनको कितना डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, उसको मैनिपुलेट करता हूँ। कोई थर्ड चीज ऐसी आ जाए, थर्ड चीज से क्या मुराद है? हो सकता है कुछ बच्चों ने ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल कहीं किया हो सकता है जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस की वो बच्चों को पहले से आती हैं, उस बुनियाद पे कुछ बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं। अब वो जो बच्चे मेरी पढ़ाने से पहले उनको कहीं और से भी उन्होंने लर्निंग की हुई थी जिससे कि उनके अच्छे नंबर आ गए हैं, तो अब वो मेरी तो नहीं असर हुआ बल्कि किसी और का असर होगा, तो ऐसे वेरिएबल को एक्सटेंडेड वेरिएबल कहते हैं। यानी जब असर बैठ से हो रहा होता है, या ऐसे आप समझ लें, यहाँ पे एग्जांपल जो नीचे दीजिए इसको देखते हैं, वो जो टेस्टिंग द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, ये पौधा जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर कितना जो है वो उसको असर देख रहे हैं। अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ सोइल वाटर गिव टू प्लांट, मिसाल के तौर पर मेरे पास जमीन है, उस जमीन के ऊपर मैं देख रहा हूँ जो मैंने पौधे लगाए हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। एक जगह में पौधे लगाए हैं, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, अब मैं उनको मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक जैसा। मेरे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो खाद है जो मैं दे रहा हूँ उनको, फर्टिलाइजर, वो पानी है जो मैं उनको दे रहा हूँ। अब हो सकता है कि किसी की जमीन अच्छी हो और किसी की जमीन अच्छी ना हो। जिसकी जमीन अच्छी होगी वो उसको तो आ रहा होगा, यानी उसको तो पता चल रहा होगा, वो यानी वो जल्दी बड़ा हो जाएगा।
और जिसकी ज़मीन जो है वो अच्छी नहीं है वो जल्दी बड़ा नहीं होगा। तो इस वजह से करके हम क्या कहते हैं कि ये जो अदर फैक्टर है ये एक्सटेनियस होगा, यानी वो ज़मीन का अच्छा होना वो एक्सटेनियस वेरिएबल हो जाएगा। इसमें कुछ आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिया है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट इज हाई स्पीड। एक बंदा हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट है हाई स्पीड में होते हैं। अच्छा, अब ये हो सकता है, ये तो हमने तजर्बा कर रहे हैं, हो सकता है किसी को एक्सीडेंट इस वजह से हुआ हो, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, हो सकता है उसका जो है वो म्यूजिक अच्छा। अब ये चीजें हम काउंट नहीं कर रहे हैं लेकिन ये असर कर रही हैं। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस वेरिएबल, थर्ड पार्टी जो उनके ऊपर असर कर रही होती है उसको हम बोल रहे होते हैं। इसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी। ये रिसर्च मेथडोलॉजी की चीज़ें हम तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बता दूँ। जब आपने रिसर्च करनी होती है तो रिसर्च मेथडोलॉजी में सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के मुतालिक हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फिर रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं कि हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, हम सैम्पलिंग हमारी कौन सी यूज़ होगी, हम डाटा कैसे, फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर उसके हम बाद हम जो है वो रिसर्च को लिखेंगे और सबमिट, जो हमारा थीसिस है, और लिखते हुए हम पैटर्न वगैरह है उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, जो रिसर्च के लिए आगे हम चलेंगे, हम लास्ट में एक बात करेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये लास्ट टाइम हमारे जो पीपीएससी का सवाल था 2022 का, इसके अंदर भी इसमें सवाल आया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हम एट द एंड जो है इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखती हैं जी, स्टेट स्टेट की बात करते हैं। आज का जो इंशाल्लाह हम स्टेट को यहाँ पे जो मुख्तसर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टेट की, आज इंशाल्लाह इसके अंदर हम वो कर लेंगे। और अगर ये स्टेट की ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी आ गई तो स्टेट की रिसर्च की जहाँ बात आती है वहाँ एक दो नंबर रिसर्च स्टेट से आ जाती है। स्टेट बेसिकली होता क्या है, स्टेट का वर्ड निकला है कि जो जहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रियाजी वाले हों तो स्टेट, जो स्टेट जिन्होंने पढ़ी हुई हो तो वो मुझसे स्टेट बहुत बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन का बंदा हूँ। तो जो स्टेट एक थीसिस के अंदर थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन हवालों से मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ। स्टैट का वर्ड निकला है स्टेटस से। स्टेटस यानी यहाँ पे स्टैट के अंदर हम किसी भी चीज को, कोई हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया है, हमने कोई इंटरव्यू लिया है, हमने कोई क्वेश्चन फिल करवाए हैं, इन चीजों को हम मैथमेटिकल, हम क्वांटिटेटिव जो सूरत हाल शेप दे रहे होते हैं इसको हम स्टैट बोल रहे होते हैं। ठीक है, यानी जिन चीजों हम क्वांटिटेटिव सूरत हाल शेप दे रहे होते हैं इसको हम स्टैट कह रहे होते हैं। स्टेट की हमारे पास जो है वो तीन हमारे पास मेजर टाइप्स होती हैं जो जिनको हम पढ़ रहे होते हैं। एक हमारे पास है इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, पहले इससे पहले ये देख लेते हैं कि स्टैट की दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक को बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। यहाँ डिस्क्रिप्टिव का बात क्या है कि जिसके अंदर हम डाटा ले रहे होते हैं, मुख्य हमारे तीन चीजें हम देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, हम मेजर ऑफ वेरिएंस देखते हैं, और मेजर ऑफ शेप की बात करते हैं। ये हम तीन टॉपिक आगे पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो पॉपुलेशन से डाटा लेना होता है, यानी मैंने रिसर्च शुरू की है, और ये थोड़ा खुश्क लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई कर दूँ ताकि आपके जहन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाए। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम जो पॉपुलेशन है हमारे पास, उस पॉपुलेशन से हमने जो डाटा लेना है इसको हम ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कह रहे होंगे, जो उनसे जो डाटा हमने लेना। और इन्फ्रेंशियल के अंदर ये होता है कि वो जो डाटा हमने लिया है उनको हम जनरलाइज कैसे करना है और वो किस किस तरह हमारी स्टडी को इफेक्ट करता है। इन्फ्रेंशियल के अंदर हम नतज को देख रहे होते हैं, जनरलाइज की बात की हम पॉपुलेशन के ऊपर रिजल्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख रहे होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम डाटा को इकट्ठा कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्रिप्टिव की बात है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ स्केल। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती हैं, ये बातें जरा गौर से देखिएगा। बाद में आप नोट्स को अगर टाइम लिए तो गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको मजीद वहां पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है नोट्स के अंदर। और ये जो लिंक आपको यूट्यूब पे यहाँ पे मिल रहा है, ये इसके अंदर भी कंप्लीट एक एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम चीजों की देख रहे हैं, अवर व्यू देख रहे हैं, इस वजह से करके मैं ईच एंड एवरी जो स्टेटमेंट है उसको नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक को हम बोलते हैं मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। मीन क्या होता है, मीन हम एवरेज को बोलते हैं, मीन क्या बोलते हैं, एवरेज को। और उसके अलावा जो मोड क्या होता है, मोड हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा कोई चीज जो है वो रिपीट हुई है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास वैल्यू है 2 4 5 7 4 4 3 2। अब जो रकम ज्यादा दफा आई है वो हमारा मोड होगा।
मोड का मतलब होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सा नंबर ज्यादा है, उसे मोड बोलते हैं। मीन का मतलब क्या था, एवरेज निकालना। एवरेज आपको पता है कि नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी वो वैल्यू है उनके डिवाइड। तो यानी मीन के अंदर एवरेज निकालना है, मोड के अंदर देखनी है कि कितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इन कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। और उसके अलावा जो मीडियन होगा, उसके अंदर हम देख रहे होंगे कि हमारा जो सेंटर पॉइंट कौन सा है। यानी मेरे पास वैल्यू है 2 4 3 5 7 1, मैं पहले सबसे पहले इनको तरतीब लगा लूंगा। तरतीब लगाने के बाद उसके बाद मैं देखूंगा कि उसके अंदर सेंट्रल वैल्यू जो दोनों तरफ से, तीन इधर से छोड़ दो, तीन इधर से छोड़ दो, और दरमियान वाली जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। अगर दरमियान में जो आ रही हो, तो फिर इन दोनों को जमा करके हम दो पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है मीडियन आ जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे हमारे पास एक एक एग्जाम्पल इसकी करते हैं, और हम इसके बाद ये यहाँ पे सारी बातें मैंने की हुई है, मीन का क्या फायदा है। यहाँ पे इसको आप छोड़िए, जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है मीन की। ये सारी वैल्यू जितनी 10 वैल्यू इनको जमा कर लिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो यहाँ इस तरह क्या है हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी 72 से 40, हमारा मीन आ गया। जबकि इसी की अगर ये इसके मीडियन में आ गए, तो मीडियन में मैंने क्या कहा था कि सेंट्रल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये वैल्यू आ रही है 4 6 9 14 16 20। अब इसमें देखें कि यहाँ पे 4 6 16 20, इनको मैं साइड पे कर दूंगा। 9 जमा 4 इन 14, इन दोनों को जमा कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा इसके दो के ऊपर, तो हमारा इसके वैल्यू जो है वो जवाब आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 जमा 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 11 5 जो है वो जवाब आ गया। अगर ये 8 वैल्यू होती तो फिर वो सिंपल तीन एक साइड से निकल जाती, तीन एक साइड से निकल जाती है, दरमियान वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ये होती है, इसको बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मोड। मोड कहते हैं कि वो वैल्यू जो रिपीट हो रही होती है। अब आपके सामने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 25 43 49 25 82 77 25 47। जैसे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 25 रिपीट हो रही है, और कितनी दफा रिपीट हो रही है, 3 दफा रिपीट हो रही है। यानी यहाँ पे मोड वैल्यू कौन सी है, 25 है। वो वैल्यू रिपीट हो रही है ज्यादा, वो उसका मोड होता है। मीन मोड मीडियन, मुझे उम्मीद है कि किसी को ये मुश्किल नहीं लगा होगा। अब एक सवाल जो लास्ट टाइम पेपर के अंदर भी देखा गया, वो सवाल ये था कि कौन सी ऐसी है कि जिसके अंदर वैल्यू इफेक्ट करती है। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, एवरेज है 5 7 8 9 10, और दरमियान में एक वैल्यू 75 80 या बड़ी को बड़ी वैल्यू शामिल कर देते हैं, तो एवरेज तो यकदम चेंज हो जाएगा। यानी जब एक्सट्रीम वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरह मोड जो है, मोड के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू कोई मसला नहीं, उसमें हमने देखा जो रिपीट हो रही है। मीडियम के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम के अंदर हमने दरमियान वाली वैल्यू देखी है। हमें कंसर्न नहीं है कि हमारी लेफ्ट राइट क्या आ रहा है। इसके बाद आ जाती है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसके अंदर हम देखें, मेजर वेरिएबिलिटी कहते हैं कि कोई चीज कितनी फैली हुई है, कोई चीज यानी कोई नंबर कितने फैले हुए हैं, नंबर कहाँ कितने डिस्पर्स हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास चार चीजें, एक तो बोलते हैं रेंज, दूसरा कर्टाइल डेविएशन, तीसरा वेरिएंस, और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला रेंज। रेंज क्या होता है, आप कहते हैं ना कि यार आप कोई दुकान से कपड़े ले जाते हैं, तो पूछते हैं भाईजान आपकी रेंज क्या है, यानी आप किस रेंज में चीज लेना चाहते हैं। तो रेंज होती है हमारी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। या मैं कहता हूँ यार तो 500 से 1000 तक तुम्हें चीज दिखा दो। अब ये जो मेरी रेंज क्या है, 500 से 1000 तक है, तो इसको हम रेंज बोल रहे होते हैं कि एक मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मेरी रेंज पता है 22 से लेके 95 तक है, तो 22 95 से 22 निकालेंगे, 73, मेरी रेंज जो है वो 73 की है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है जिसे बोलते हैं करटाइल। क्या बोलते हैं, करटाइल। करटाइल से मुराद ये होता है कि आप, करटाइल जैसे क्वार्टर से निकला है, यानी आपने किसी चीज के चार हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं, चार हिस्से करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइन, यहाँ पे पहले मैंने लिखा Q1, फिर Q2, Q3, और अब देखिए पहले Q1 से पहले कितना परसेंट वैल्यू होगी, 25। Q1 और Q2 के दरमियान फिर 25, Q2 Q3 के दरमियान 25, Q3 और उसके बाद भी 25। टोटल ये कितना बन गया, 100 बन गया। ऐसे ही ना, अब 100 ये टोटल वैल्यू बन रही है। अब वो क्यों, fertile डेविएशन के अंदर जो वो चीज पूछता है, वो कहता है जी कि Q2 निकालो, तो आप क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, fertile निकल आएगा। तो fertile ऐसे समझे कि चीजों को चार हिस्सों में प्रॉपर तकसीम किया गया, तो उसको fertile कहा गया।
फिर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद ये है कि हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपने वेरिएंस का, तो इस तरह करके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद ये है कि हमारी वैल्यू कितनी फैली हुई है, हमारी वैल्यू कितनी फैली है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देते हैं। इसके बाद एक जो अहम चीज है वो है नॉर्मल कर्व। तो मैं अगर यहाँ पे ड्रा कर सकता तो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता, या इधर आगे दिया होगा, ये देखें आप। अच्छा, जो हमेशा याद रख लें कि नॉर्मल कर्व से मुराद ये इस तरह की जो कर्व बनी हुई है ना, कि शुरू में थोड़ी है, फिर बिल्कुल एक ऊपर ऊंचाई की है, फिर उसके बाद इस तरह की कर्व को नॉर्मल कर्व बोलते हैं। जब भी एग्जाम लिए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं, पेपर के जो मार्क्स होते हैं उनकी एक नॉर्मल कर्व बनती है। जिस किसी पेपर की नॉर्मल कर्व नहीं बन रही, इसका मतलब है कि वहां पे पेपर बनाने वाले में, पेपर चेक करने वाले कहीं ना कहीं कोई मसला है। यानी नॉर्मल कर्व से मुराद क्या है, आपने ये एग्जाम्पल को समझिएगा कि मैंने 100 बच्चों से पेपर लिया है, 100 नंबर का पेपर 100 बच्चों से मैंने लिया है, और मैं उसको क्या करता हूँ, कुछ बच्चों ने, मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25 नंबर से भी कम लिए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 नंबर से ज्यादा लिए हैं, और ज्यादा बच्चे मेरे जो हैं वो 25 से 75 के दरमियान फॉल करते हैं। कॉमनली ऐसा ही होता है कि क्लास में कुछ बहुत नालायक होते हैं, कुछ बहुत लायक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, दरमियान वाले होते हैं। और इस तरह अगर नंबर हो तो वो हमारी क्या बन जाती है कि हमारे पास नॉर्मल कर्व बन जाती है। और अगर इस तरह ना बन रहा हो, अगर इस तरह कर्व, नॉर्मल कर्व ना बन रही हो, तो इसका मतलब है कि वो मसला है वहां पे। अगर सारे बच्चे ही 25 से कम नंबर ले रहे हैं, तो जाहिर बात है क्लास बड़ी नालायक है। अगर सारे बच्चे 75 से ऊपर ले रहे हैं, इसका मतलब पेपर बहुत आसान है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल कर्व वो होती है कि जिसके अंदर हमारी, यानी इस तरह करके कर्व कर्व बन रही हो, तो इसे नॉर्मल कर्व बोलते हैं, और हर चीज के लिए नॉर्मल कर्व का होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप। शेप से क्या मुराद है, इसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो बोलेंगे स्क्यूनेस और एक होता है कोर्टोसिस। कोर्टोसिस, अब मैंने यहाँ पे अभी आपको बात की है, तो मेरा ख्याल है कि प्रीवियस जो हमने अब तक पढ़ा है इसमें किसी को मसला है तो बता दें। सर ये जो हमने पढ़ा है रेंज और कर्टाइल, तो उसके नीचे फिर दो रहते नहीं थे अभी? टाइल रेंज, नहीं मैंने वो बताया कि आपको एक इसमें नॉर्मल कर्व हमने सर ये देखी, चार, जी जी, ये सर एक तो रेंज पढ़ा ना, और रेंज एक पढ़ा, कर्टाइल पढ़ा, टाइल और पढ़ा। कर्टाइल पढ़ा, और सर तीसरा और चौथा कौन सा पढ़ा है? तीसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल कर्व का बताया, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड अच्छा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन उसका मीन का स्क्वायर जो होता है ना, यानी सिग्मा, जो जी हमारा जी, वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो उसे अच्छा बोलते हैं, वेरियंस, वेरिएंस का स्क्वायर इसको रूट स्टैंडर्ड वेरियंस को डेविएशन सर बोलते हैं। नॉर्मल कर्व बोलेंगे? नॉर्मल कर्व वेरिएंस से ही बन, वेरिएंस का मतलब होता है कितना फैला हुआ है। वेरिएंस का मतलब है कि कोई अच्छा, स्कोर कितने फैले हुए हैं। तो नॉर्मल कर्व एक आइडियल कर्व है हर चीज के लिए। हर चीज के लिए नॉर्मल कर्व जो है वो एक आइडियल कर्व है, तो जिसके जरिए हमें जो है पता चल जाता है कि यार ये चीजें यहाँ यहाँ फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कर्व नहीं है तो हम कह सकते हैं कहीं ना कोई कोई इशू है। तो और सर जो फोर्थ? स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है ना, वो ये बोलते हैं हाउ फार द स्कोर फ्रॉम देयर मीन पॉइंट, कि जो स्कोर्स हम हैं वो मीन पॉइंट से कितने दूर हैं। ठीक है, हमें ये पता चल रहा होता है। तो इनके जी अंदर सर। आप इतना कुछ चीज ध्यान में रखेंगे काफी रहेगा। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है स्क्यूनेस और दूसरा है हमारा कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है, कि अगर हमारे नंबरों की, यानी यहाँ पे मैं मिसाल नंबरों की दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। नंबरों से मुराद ये है कि अगर हम यूं कर रहे हैं कि हमारे नंबर किसी एक तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, अगर 25 से नंबर हमारे कम आ रहे हैं, ज्यादा उस तरफ झुकाव हो रहा है, तो उस वक्त हमारी स्क्यूनेस की सूरत हाल होगी। और अगर हमारे 75 से ज्यादा नंबर वाले ज्यादा लोग हैं, तो उस वक्त हमारे पास हेवी स्क्यूनेस वाली हालत होगी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जब हमारे पास वो करीब होगा हाईएस्ट स्कोर के, उस वक्त हम ये, यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास जो है वो जो नंबरों की है, वो शुरू में नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पीक आ रहे हैं ऊपर देख लें आप, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड होता है। और जब हमारे पास जो है दूसरी इस साइड से, राइट साइड भी हमारे पास आ रही है, तो नेगेटिव स्क्यूड होता है। तो इतना आपने ध्यान में रख लेना है। पॉजिटिव स्क्यूड जब हमारे पास वो कर्व जो है वो राइट साइड पे है, तो नेगेटिव, और जब पॉजिटिव राइट साइड लेफ्ट साइड पे है तो उसको पॉजिटिव है। पर इसमें से सवाल में जो पेपर में हमारे सवाल आया था वो आया था इस टॉपिक में से, कोर्टोसिस में से, जो लास्ट टाइम 2022 के अंदर इसमें से भी सवाल आया था। कोर्टोसिस क्या होता है, हमने अभी बात की थी नॉर्मल कर्व की।
एक नॉर्मल कर्व हमने बताया था इतनी उसकी हाइट होगी, उसके अंदर ये होता है कि कभी हाइट कम हो जाएगी, कभी हाइट ज्यादा हो जाएगी। यहाँ मैं पहले चक्कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए कोर्टोविज में मीजो कोर्टेक्स जो दरमियान वाली है, ये हमारी जो है इसको हम बोलते हैं कि ये आइडियल कर्व है। ये क्या है? आइडियल कर्व है। इसको नॉर्मल कर्व के बिल्कुल करीब है, इसको मीजो कोर्टेक्स बोलते हैं। जहाँ हमारी पीक हाई होती है, पीक वैल्यू हाई होती है, और बाकी नीचे से वो थोड़ा विड्थ कम होती है, इसको हम लेप्टो कोर्टेक्स बोलते हैं। फिर प्लेटो कोर्टेक्स ऐसी कर्व जिसके अंदर हमारी जो इतनी वैल्यू डिस्पर्स हुई हुई है कि जो नॉर्मल कर्व से भी वो नीचे है, तो यानी जमीन के साथ जो है वो बिखरी हुई है, विड्थ ज्यादा है, तो उसे प्लेटो कोर्टेक्स बोलते हैं। ये वाली तस्वीर अपने जहन में रख लें, बस काफी है। कि अगर आपको पूछा जाए लेप्टो कोर्टेक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे पीक ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। प्लेटो पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जहाँ पे जो विड्थ ज्यादा होगी, पीक कम होगी। मेसोकोर्टेक्स पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मेसोकोर्टेक्स जो है वो नॉर्मल कर्व की तरह होंगे। दैट्स ऑल, इसके अंदर इतना ही काफी है, ठीक है। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये होता है कि हम जो हमारे पास जो हम डाटा लेते हैं ना, जो हमने सैंपल लिए, उस सैंपल से जो हमने इंफॉर्मेशन, उसको हम यहाँ पे उसका जनरलाइज देख रहे होते हैं कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं, यानी उस डाटा की बुनियाद पे क्या हम कुछ तब्दीलियां लेके आ सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर आगे के नहीं, इंफ्रेंसेस कर सकते हैं कि नहीं, ये हम इसके अंदर देख रहे थे इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमने करनी है वो ये है, यहाँ पे आते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है। ये चीज इसके अंदर होते हैं। ये इसके मतलब जो सवाल पेपर से दूसरा वो ये था कि विच एरर, रिसर्च के अंदर एरर आते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, कौन सा एरर जो है वो ज्यादा सख्त है, यानी कौन सा एरर गलती हो जाए तो वो गलती बहुत बड़ी गलती है, और कौन सी गलती अगर हो जाए तो वो गलती छोटी गलती है। तो याद रखें जो टाइप 1 एरर है ये ज्यादा सीवियर है, ये ज्यादा सख्त है, और टाइप 2 एरर जो है वो कम सख्त है। पहले अपने जहन के अंदर ये रखें। फिर दूसरी बात, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक दवाई है आपके पास, वो आप टेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन को, और उसको टेस्ट करने के लिए आपने ये समझा कि टेस्ट करने के लिए फला बंदे को फला मर्ज है, यानी मैं मिसाल देता हूँ कि फला बंदे को डेंगू है, और डेंगू वाले बंदे के लिए ये मेडिसिन बहुत जबरदस्त है। मैं डेंगू वाले बंदे को वो मेडिसिन दे देता हूँ, और मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि डेंगू के लिए मेडिसिन जबरदस्त है, लेकिन उस मेडिसिन का और डेंगू के साथ कोई रिलेशन ही नहीं था। इस डेंगू डेंगू के साथ उस मर्द का कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, और हालांकि मैंने उसको मेडिसिन दे दी है कि ये डेंगू की बना के, तो ये वाला जो हमने गलती की है इसको हम टाइप 1 एरर बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? टाइप 1 एरर। तो अब यहाँ पे इसकी मैं देखता हूँ, टाइप 1 एरर अक्सर व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड, यानी हमें पता है कि यार इन दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, मैंने इसको जानने के बाद मैंने जो है ना वो रिजेक्ट करके मैंने उसको मेडिसिन दे दी है, तो ये टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। टाइप 2 एरर के अंदर क्या देखते हैं हम कि उसके अंदर हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी उन दो चीजों का आपस के दरमियान रिलेशनशिप है, मुझे पता है इनके आपस में रिलेशनशिप है, और उसके बावजूद मैं क्या कर देता हूँ कि मैं उसको रिजेक्ट करना था मैंने, तो मैं फेल हो जाता हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं करता। मैंने उसको रिजेक्ट करना, यानी मुझे पता है कि फला मेडिसन फला के यूज होती है, यानी ये मेडिसिन है, ये आप जो है ना वो देंगे तो डेंगू ठीक हो जाएगा, ये बिल अब ये वाली मेडिसिन मैं देनी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेडिसिन का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, मैं उस मेडिसिन को कैंसिल कर देता हूँ, तो टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो जहां हम नल हाइपोथेसिस को इम्प्लीमेंट करने से फेल हो रहे हो, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को जहां हमें रिजेक्ट करना था तो हम वहां पे उसको रिजेक्ट ना करें, तो ये टाइप 2 है। और टाइप 1 एरर के अंदर क्या है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम उसको इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये तीन तीन एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने दी हैं, आप इन तीन तीन एग्जाम्पलों को जरूर देख लीजिएगा। सर और जी जी सर अस्सलाम दोबारा वालेकुम। बता। जी, दोबारा बता देते हैं। सर जो टाइप 2 एरर है ना, इसको थोड़ी इसकी कोई और एग्जांपल दे दें। जी चलिए कोई और देख लेते हैं। टाइप 2 एरर के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि सर दोनों बता दें दोबारा। दोनों बता दो। देखिए टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, पहली बात जो अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर ज्यादा सीवियर है, ज्यादा सख्त है, टाइप 2 एरर कम सख्त है। टाइप 1 एरर वाला बंदा जो गलती करेगा इसलिए समझे उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, और टाइप 2 एरर वाला जो बंदा है उसने समझे छोटी गलती की, ठीक है।
अब टाइप 1 एरर के अंदर हमने कहा कि पहले तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस मतलब दो चीजों का आपस के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसे हम क्या कह देंगे कि नल हाइपोथेसिस है। अब आपने नल हाइपोथेसिस को क्या करना था कि मुझे एक नल हाइपोथेसिस चल गया कि दो चीजों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, तो मैंने क्या करना था तो उसको रिजेक्ट करना था। और इन टाइप 1 अरेकर व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू। अच्छा, एक मुझे पता नल हाइपोथेसिस ये दो चीजों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, तो रिलेशनशिप नहीं है तो पता मुझे चल गया, तो इसकी जगह पे मैं अल्टरनेटिव लेके आऊंगा ना। ये नल का दूसरी क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। और बजाय के मैं उसकी नल हाइपोथेसिस के बाद अल्टरनेटिव लेके आता, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने वो जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी मेडिसिन की, कि आपने उसको मेडिसिन दे दी, हालांकि आपको पता था कि मेडिसिन का फायदा कोई नहीं है, आपने उसके बावजूद मेडिसिन दे दी कि इसको फायदा होगा, तो ये टाइप 1 एरर हमारा आ गया। इसकी मैं दूसरी मिसाल देखता हूँ जो लिखी है इन क्रिमिनल जस्टिस। टाइप 1 एरर हैपन व्हेन एन इनोसेंट पर्सन इज रॉन्गली कन्विक्टेड। एक मेरे पास मासूम आदमी है, उसकी कोई गलती नहीं है, यानी वो लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, उस रॉन्गली उसको गलती से मैंने उसको मुलजम ठहरा दिया। यानी जब मुझे पता है कि उसका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, गुनाह उसने नहीं किया, क्राइम नहीं किया, तो मैंने बजाय कि मैं उसको जो है ना वो तस्लीम करता, मैंने उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, उस बेचारे को सजा मिल गई। इंसाफ आदमी को समझे कि एक बेगुनाह को फांसी मिल जाना तो कितना बड़ा गुनाह है। तो टाइप 1 एरर के अंदर ये गलती हो सकती है कि एक बंदा बेकसूर है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है गुनाह के साथ, इसके बावजूद मैंने उस बंदे को क्या कर दिया है, मैंने उस बंदे को फांसी दे दी है, मैंने उसको नल हाइपोथेसिस तस्लीम नहीं किया। सर ये जो पीछे था ना वो इंटरफीरियल वाला कौन सा, वो नहीं समझ आया मुझे। इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल हाँ देखिए जी, इन्फ्लुएंशियल। इतनी इतनी बात आप जेहन में रख लें कि जहाँ इन्फ्लुएंशियल होगा ना, उसका मतलब है कि हमने रिजल्ट को जनरलाइज करना होगा। उसका मतलब ये होगा कि हमने जो डाटा लिया है ना स्टैटिस्टिक के जरिए, और उसकी जो हमने वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू से आगे जी तब्दीलियां क्या आने जा रही हैं। ठीक है, यही डिस्क्रिप्टिव के जी अंदर हम जो डाटा हमने लिया है पॉपुलेशन से, यहाँ पे इस डाटा की बुनियाद पे हम कोई चीज ऐसी जनरलाइज करने लगे हैं कि यार इसका ये कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन निकालने लगे। ठीक है, और इसके बाद क्या तब्दीलियां आएगी, कैसे जनरल आप पब्लिक के ऊपर इसको कानून को अप्लाई कर सकती हैं, इस तरह की बात में करती है। तो ये जो हम कर रहे हैं टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, ये वही इंफ्रेंसेस के अंदर ही शामिल है। ठीक है, जी। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा, पहले टाइप 1 के एरर के हम देखे, अब दूसरा देखते हैं। व्हेन अ रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हमें पता है कि नल हाई आपस में दो चीजों का आपस के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, और यहाँ पे हमने तो ना रिलेशनशिप हो दो चीजों का, यानी बात को समझिएगा, अगर दो चीजों का आपस के अंदर रिलेशनशिप ना हो तो फिर उसको तो हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने पिछली दफा टाइप 1 एरर के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे दो चीजों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, यानी वो हाइपोथेसिस फॉल्स है। हाइपोथेसिस फॉल्स है क्योंकि दो चीजों का आपस के दरमियान जहाँ पे रिलेशनशिप है, दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई। अब इसको हमने क्या करना था, रिजेक्ट करना था। और रिजेक्ट करने के बजाय वो फेल टू रिजेक्ट, रिसर्चर ने उसको रिजेक्ट कोई ना किया, रिसर्चर ने उसको रिजेक्ट कोई ना किया, तो इसको टाइप 2 एरर बोलेंगे। वहां पे इसको मैं अभी मिसालों से क्लियर कर दूंगा, फिर दूसरा बाद में जेन में बिठाएं। नल हाइपोथेसिस से मुराद है कि दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। तो दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका यहाँ सर टाइप 2 के अंदर हम कहेंगे दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप है। जी मैडम खालसा। सर नल हाइपोथेसिस और ट्रू नल हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? जी, यहाँ ट्रू हाइपोथेसिस कोई नहीं होती, मतलब हमारी नल या अल्टरनेटिव है, और ट्रू को यहाँ आप अल्टरनेटिव को ट्रू कह सकते हैं। अब नल क्या होती है कि जब दो चीजों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, और अगर दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप हो तो इसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ट्रू का मतलब जिसके अंदर इट मीन कि दोनों का रिलेशनशिप पाया जा रहा है, लेकिन तो ऐसी ट्रू बेसिकली कोई रिसर्च नहीं, हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है, सर एक टर्म यूज होती है ना कि ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो इसको ट्रू फिर नल हम हाइपोथेसिस, अल्टरनेट। ट्रू से मुराद ये है कि उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, ये साबित हो गया, यानी वो ट्रू है। यानी ठीक है। नल का मतलब है ना कि दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो इट मीन ये ट्रू हो गई हम्म। बात। और अगर दो का आपस ठीक। में रिलेशनशिप है
तो फिर वो नल तो ना ही ना हो, फिर तो वो नल फाल्स हो गए, फिर ऐसे को बोलेंगे ये फाल्स नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, ठीक है, यानी ठीक है फाल्स नल सर। हाइपोथेसिस के लोग आपस में रिलेशनशिप हो, ट्रू नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल आपस में रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, नहीं, अब हमारे ठीक पास है। यहाँ पे जो सर इस हम ये टाइप भी की, कह सकते हैं ना कि सर हम ये जी भी जी कह सकते हैं ना कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको बाज दफा ट्रू नल हाइपोथेसिस इस वजह से भी कहा जा सकता है कि वो सैम्पलिंग एरर होता है, एक्चुअली उसमें रिलेशनशिप नहीं होता लेकिन सैम्पलिंग एरर की वजह से हम उसको कंसीडर कर लेते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस। जी ठीक है। तो बेसिकली वो कल एक दोस्त मेरे को अंदर बता रहा था कि ये टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये SPSS, ये सारे उलट चलते हैं। अब यही चीजें सीधे तरीके से बताई जा सकती हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर हम इन्हें अजीब तरह की ये टर्म्स है, एरर, फॉल्स, ट्रू, रिजेक्ट, फेल, ये इतना कंफ्यूज करते हैं कि अभी भी मैं जितना मर्जी इसके ऊपर घंटा भी बोल लूँ ना, तो इस घंटे के बाद भी कितने लोग होंगे ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर उनके ऊपर से गुजरेगा। इसलिए मोस्टली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ किसी इंडिविजुअल को, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि इस टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर को छोड़ दें, अगर ये आपके गले पड़ रहा है, बजाय इसके कि आप बाकी चीजें भूल जाएं, तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा सर, ये जो हाइपोथेसिस जो है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से ये दुश्वारी आ रही है समझने हाई में। हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेन मेन चीज ये है कि अगर हम हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम एक ही लाइन में ये जो है ना समझ जाएंगे। जी, तो हाइपोथेसिस के ऊपर हमने बात तो की थी पहले लेक्चर के अंदर जो है ना। जी जी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल आपने अच्छी जो है डिटेल की। ठीक है, अगर किसी का हाइपोथेसिस से मुताल्लिक हो ना कंफ्यूज हाइपोथेसिस क्या है, तो मैं आपको सिर्फ ये तो उसकी वीडियो सुन लीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी हैं, नोट्स बिल्कुल। के अंदर बड़ा इजी लिखा हुआ है। तो हम अभी आगे चलते हैं, इसको जो है वो कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं आज वाले लेक्चर को। ठीक है, ठीक है, टाइप टू ओके सर। एरर को कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस थी, उसको बेसिकली नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, इन दो चीजों का आपस में देना रिलेशनशिप था, और हमने ये नल हाइपोथेसिस को जो है ना यहाँ पे रिजेक्ट की बजाय हम फेल कर दिया, हमने रिजेक्ट नहीं किया। अब इसकी मिसाल अगर पहले वो मेडिकल वाली देख लें कि इफ द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट अ ड्रग हैज नो इफेक्ट व्हेन, यानी हमने वहां कहा था ना ड्रग का डेंगू के पेशेंट के लिए कोई असर नहीं है, और इस वजह से फिर भी हमने उसको दे दी थी, लेकिन यहाँ पे उसका आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो ये टाइप 2 एरर होगा। इसी तरह क्रिमिनल की जो एग्जाम्पल हमने वहां दी थी, उसके मुताबिक एक गिल्टी पर्सन है, और उस गिल्टी पर्सन को हमने क्या करना था, हमने उसको पकड़ना था, लेकिन हमने गलती से उसको छोड़ दिया, तो ये हमारे पास टाइप 2 एरर है। ठीक है, ये ठीक बंदे को फांसी दे दी है, टाइप 1 एरर, और यहाँ पे गलत बंदे को हमने जो है वो छोड़ दिया है, ये टाइप 2 एरर है। ठीक है, तो जो फांसी देना है वो ज्यादा खतरनाक है कि यार गरीब बंदे को, एक शरीफ बंदे को हमने फांसी दे दी है, और जहाँ पे चलो किसी को छोड़ा है तो उसकी हद तक कम खतरनाक है, तो वो जान बची है, जान गई तो नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत अपने जहन में रख लीजिए, तो ज्यादा इसमें सीरियस हम नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक इसको भी छोड़ देंगे, रिसर्च के बीच है। जब बस इतना है कि जब हमारे पास जो है वो सैंपल 30 से ज्यादा हो रहा होता है तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, 30 से कम हो तो नॉन पैरामेट्रिक। रिसर्च की इंफरेंशियल टेक्निक्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं, इनको छोड़ देंगे। रिसर्च पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके ऊपर जो है ना वो इतना दिमाग खपाया जाए कि जो चीज़ें पेपर के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट के हवाले से देख लें, दो टेस्ट सिर्फ याद कर लें, टी टेस्ट और एनोवा, बाकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टी टेस्ट क्या है, तो जिसके अंदर टी टेस्ट की दो किस्में हैं, और आगे एनोवा पढ़ेंगे उसके लिए और दो चार किस्में हैं। तो टी टेस्ट के अंदर एक को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट, और एक को बोलते हैं पेयर्ड। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है यानी कि, और एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ये होता है कि दो, यानी मेरे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, उनका आपस में कंपेयर, उनके मीन का कंपेयर निकालते हैं। एक ग्रुप है मेरे पास इंडिपेंडेंट ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है मेरे पास वो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के मीन जो है, उनके जो एवरेज है उनको कंपेयर करते हैं, उसके इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी मिसाल ये देखिए यहाँ पे दी हुई है कि कंपेयर द टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल, दो स्कूल के बच्चों के जो उनके स्कोर्स हैं उनको आपस में कंपैरिजन जो कंपेयर कर रहे हैं, इसे टी टेस्ट बोल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बोलेंगे। और पेयर के अंदर क्या होगा कि एक ही ग्रुप के
एक ही ग्रुप को डिफरेंट टाइम के अंदर, मिसाल के तौर पर जैसे वो हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी के अंदर बात की थी, तो रिलायबिलिटी के अंदर इक्विवेलेंस में हमने बात की थी कि वहाँ पे एक टेस्ट लिया है और घंटे बाद दूसरा टेस्ट ले लिया, तो यहाँ पे तो समझे एक ग्रुप से हमने टेस्ट लिया है और उसको उसके मीन को जो है ना वो उसी ग्रुप के किसी और टाइम के अंदर दिए गए टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। एक ही ग्रुप यानी यहाँ पे पीरियड में एक ही ग्रुप होगा, दो दफा टेस्ट लेंगे और इंडिपेंडेंट के अंदर दो डिफरेंट ग्रुप होंगे और उनके मीन का आपस में कंपेयर करेंगे तो टी टेस्ट ले लेंगे। तो इतना चीजें में रख लें, कोई ज्यादा इसको आपने सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। टी टेस्ट को ये मैंने मेरा भी ख्याल से मैंने कोई ऐसा टेस्ट अब तक जितने पास पेपर करवाए हैं होगा, लेकिन मैंने ये एनोवा ये इंटरव्यू के अंदर ये चीजें पूछ लेते हैं वो भी उनसे जिन्होंने एमफिल के अंदर रिसर्च की होती है ना, एमफिल थीसिस किया हुआ है, तो उनसे ये एनोवा और टी टेस्ट इस तरह की चीजें पूछती हैं। कॉमनली हर बंदे से चीजें नहीं पूछते और पेपर के अंदर ये चीजें कम ही होती हैं। वन वे एनोवा और टू वे एनोवा इन कंपेयर मीन्स ऑफ टू मोर देन टू इंडिपेंडेंट, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप जो है उनके मीन को कंपेयर किया जाए तो वो वन वे एनोवा होगा, और जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे एनोवा बोलते हैं। टू वे एनोवा, टू वे एनोवा के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात वन वे एनोवा में नहीं थी, टू वे इनोवा के अंदर वन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी तो टू वे इनोवा होगा, अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट की बात होगी तो वन वे इनोवा होगा। बस इतना आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा, मजीद इसको कोई नहीं है, इतना इसकी तरफ जाने की जरूरत कोई नहीं। चलें ये आज के लिए इतना काफी है। कल हम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो शुरू करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव में क्या फर्क होता है, और क्वालिटेटिव की जो एथनोग्राफिक रिसर्च है, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च है, केस स्टडी है, ये इन चीज़ों को जो ग्राउंड रिसर्च है इनके मुतालिक बात करेंगे। इंटरव्यू क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसके मुतालिक भी मज़ीद थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम रिसर्च को ख़त्म कर देंगे और आज जो है वो रिसर्च का काफ़ी कुछ हमने कर लिया। नोट्स में आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा, लेकिन जो वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है उन पॉइंट्स को आपने अपने ध्यान में रख लेंगे। और जो मैंने दो टेस्ट आपके साथ रिसर्च के शेयर किए थे, अगर उनके अंदर आपको कोई मसला आए तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। इसी ये भी है कि ग्रुप के अंदर कोशिश करेंगे कि मीनिंगफुल डिस्कशन रहे जो हमारे रिलेटेड है, हमारे जिसका हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो रहा हो उसके ऊपर। और टाइम थोड़ा है तो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा पॉन्डर नहीं करेंगे। जैसे आज वाला वही सवाल था, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन डिसीजन मेकिंग। अब मुझे बुक से भी ऐसे मिला और मैंने जहाँ इंटरनेट से सर्च किया यही चीज़ मिली। अब अगर हम अपनी कहेंगे कहीं डायरेक्ट, अच्छा ये बैचलर एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर समटाइम ऐसी सूरत हाल होती है कि चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होती। समटाइम ऐसे होता है कि चारों ऑप्शन में से जो है कोई बहुत करीब होता है, कोई कम करीब होता है, तो हमने दी बेस्ट आंसर वहां पर देखना होता है। तो ये नहीं है समटाइम एग्जैक्ट हमें चीज नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए कुछ हमने ये देखना होता है मोस्ट नियर किसकी है। तो इसलिए कोशिश क्या करेंगे जो मतलब एक ही आंसर जो बात कर दी इसके ऊपर कर लें, इत्तेफाक कर लें। वो हो सकता है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट हो, इसके मसला आ सकते हैं। ठीक है, खैर अपना ख्याल रखिए। किसी को कोई मसला है, कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं जी। सर ये पीपीएससी का जो स्पेशल एजुकेशन का पेपर है एजुकेटर का कब तक मतलब कि है? मुझे ये ख्याल है कि ये इस जो दिसंबर है, दिसंबर के अंदर सारे पेपर हो जाएंगे। अगर कोई देखें अभी संडे को जो है 3 तारीख को उन्होंने अगर स्पेशल एजुकेशन का एक एमसी का जो है ना वो मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट वाला का शेड्यूल दे दिया। अगर तो उसको कैंसिल नहीं करते, समूह की वजह से कैंसिल हो गया, तो इट मीन ये पेपर की जनवरी फरवरी में जाएंगे। अगर वो 3 तारीख को पेपर हो गया तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट संडे जो 10 तारीख को बनेगा उसको ये पेपर हो जाएगा एक दो, तो फिर तो ये दिसंबर में सारे जो है ना वो कंक्लूड हो जाएंगे।